2019 में ही मैंने हफ्ते में 2 बार क्लाइंब किया। तो जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा एक चीज आता है कि मन की हार हार है, मन की जीते जीत है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन मेरी हेयरिंग लॉस की वजह से मैं वो सपने को पूरा नहीं कर पाई। 2016 में मैंने माउंटेनियरिंग से पहले स्कीइंग का कोर्स किया होता है। कौन इंसान चाहेगा कि आप जाओ और जिंदा वापस लौट के ना आए। मैं साउथ सबनी जब मैं पहुंच गई थी वहाँ पे मेरा जो शेरपा था उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। नेपाल गवर्नमेंट को आपको $11,000 देना होता है अगर आप काफी अच्छे मतलब एक्सपीरियंस वाले शेरपा ले रहे हो, तो वो अपना चार्जेस लेगा। जैसे 5 लाख। अच्छा, 5 लाख लोगों की काफी सारी डेड बॉडी मुझे देखने को मिली थी। अंकर लगाते हैं ना सेफ्टी के लिए, वो बाई चांस अगर छूट गया ना तो मेरी बॉडी तो कहीं मिलेगी भी नहीं। डेड बॉडी लाने के लिए भी पैसे लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट की मेरी स्पेशल गेस्ट हैं अमीशा चौहान। और अमीशा के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमीशा एक एडवेंचरस माउंटेनियर होने के साथ ही इंटरनेशनल अल्पाइन स्की रेसर भी हैं। और वहीं अगर अमीशा की अचीवमेंट्स की बात करें तो अमीशा देश और दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट पूरा किया है। अमीशा का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है बिकॉज अमीशा ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की माउंट किलिमंजारो को रिकॉर्ड 52 आवर्स में पूरा किया है, यानी कि क्लाइंब किया है। एंड जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं मानती हूँ अमीशा की, वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, वो ये है कि अमीशा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द 20 डेफ ओलंपिक विच वाज हेल्ड इन टर्की इन 2024। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है अमीशा की। एंड आप देख सकते हैं कि अमीशा कितनी यंग है। सो अमीशा की इस पूरी अचीवमेंट से भरी जो जर्नी है उसके बारे में जानेंगे। सो वेलकम अमीशा टू माय पॉडकास्ट। और आपकी ये जो दिलचस्प जर्नी रही है अभी तक की, उसके बारे में मैं काफी डिटेल में जानना चाहूंगी इस पूरे पॉडकास्ट में। चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स भी जाने। बट उससे पहले जो मेरा फर्स्ट सवाल आपसे है वो ये है कि आई वांट कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं द फिजिकल चैलेंज जो आपने बचपन से फेस किया है, इसके बावजूद ये सारी अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं। जैसे कि मैं अपने बचपन की लाइफ जो स्ट्रगल मैंने किया है, जो फेस चैलेंज मैंने किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मैं एक हेयरिंग इम्पेयर्ड हूँ और मैंने बहुत लेट में बोलना स्टार्ट किया है। तो मेरी जो हेयरिंग लॉस जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है। और बचपन में मैं मतलब मैं 7 मंथ बॉर्न हुई हूँ और जब मैं 7 साल की उम्र के बाद मैंने बोलना स्टार्ट किया था। तो ये बहुत ही चैलेंजेस रहा है क्योंकि स्कूल में मैंने बहुत सारा फेस किया है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल में बुलिंग होती थी, लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते थे। और जो बुलिंग का आप बता रहे वो इस वजह से कि आपका बोलना क्लियर नहीं था, आपको थोड़ा या एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता था। जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो मेरे को ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी पढ़ना लिखना आता था। और मैं चुप रहती थी, मतलब मैं अपनी क्लास में ऐसी बच्ची थी जो शांत शांत रहती थी, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, तो मैं बातों को समझ नहीं पाती थी। तो इस वजह से बुलिंग होती थी मेरे साथ। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बुलिंग है क्या। राइट। तो जैसे बुलिंग की बात होती है अमीशा, तो ये तो बच्चों को तोड़ देता है अंदर से, राइट? मतलब एक तरीके से जो बच्चे हैं वो गुमसुम से हो जाते हैं और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है और इसका असर काफी आगे तक रहता है उन बच्चों में जिनके साथ बुलिंग होती है। बट आपने अपने आप को कैसे संभाला है, इस बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू लिसन फ्रॉम यू कि आपने कैसे अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि बुलिंग तो होती ही होती है। मैंने खुद अपने स्कूल डेज में ये देखा है। सो हाउ आपने अपने आप को निकाला इससे? राइट। लाइक मैं एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो जब पापा पोस्टिंग होती थी तो उस तरीके से हमारे स्कूल भी चेंज होते थे। और हम 3 भाई बहन हैं, तो हमारे पापा मतलब हम पेरेंट्स ने हम लोगों को कभी भी लाइक अलग नहीं किया, अलग स्कूल में नहीं डाला। जैसे मुझे डिसेबिलिटी स्कूल में डाले या कोई और मेरे भाई बहन को नॉर्मल स्कूल में डाले, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हम तीनों को एक ही स्कूल में पढ़ाया है। लेकिन जब मैं स्कूल में जाती थी तो लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा था टीचर्स क्या बोल रहे
हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं। कभी एक टाइम मतलब मेरे दोस्त भी नहीं होते थे, दोस्त बनाना। टीचर्स ने आपको उस टाइम पे कितना सपोर्ट किया, या टीचर्स भी थोड़ा साइडलाइन ही रखते थे आपको? हाँ, मतलब जैसे अब इस क्लास में कितने बच्चे होंगे, जो 25-30 बच्चे होंगे, उनमें से मैं एक बच्ची होंगी, तो वो टीचर्स एक बच्चे को नहीं देखेगा, राइट? कि उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से टीचर्स आते थे, पढ़ा के लिखा के चले जाते थे। तो कोई ऐसे नोटिस नहीं करता था कि किसी ने, टीचर्स ने नोटिस किया और पेरेंट्स को बोला कि आपका बच्चा इतना शांत रहता है, चुप रहता है, बात क्यों नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके। तो अमीशा, लेकिन आगे चलकर आपने कुछ ऐसी लाइन चुनी है जो मतलब आम बात नहीं है, लाइक ये एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जाना, माउंटेनियरिंग की तरफ जाना है, एंड स्पेशली ये जो आप इंटरनेशनल अल्पाइन स्की रेसर भी हो, तो फिर ये इस तरफ आप कैसे डाइवर्ट हो गए जैसे आप बड़े हुए, लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू? लाइक बचपन में जो मैंने स्ट्रगल किया, वो एक वो हर किसी इंसान की लाइफ में होता ही है। मैंने अपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि एजुकेशन ही मेरा रास्ता बदलेगा, राइट? तो मैंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर इसके बाद मैंने और ज़्यादा स्टडी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर प्राइवेट कंपनी में आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रही थी। फिर इसके बाद जब मैं जॉब कर 2 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए, और मुझे ना खालीपन सा लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी कि जिससे मुझे सुकून मिले। तो उसके बाद मैं माउंटेनियरिंग और स्कीइंग की दुनिया में आई। ओके। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में जब ये आया, आपने अपने घर में भी बताया होगा, जाहिर सी बात है कि मैं ये करना चाह रही हूँ, अब अचानक से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया से निकल के मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, स्कीइंग करनी है। तो व्हाट वाज योर फैमिली और फ्रेंड्स फर्स्ट रिएक्शन जब आपने बताया? एग्जैक्टली। लाइक जब मैं जॉब कर रही थी और जब मैंने अपने पेरेंट्स को जॉब छोड़ने की बात की थी, और मैंने जब उनको अपने ड्रीम के बारे में बताया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन सबसे पहले तो नो। ओके। नो, नहीं हाँ। करना है। हाँ। क्योंकि पापा मेरे आर्मी में थे, आर्मी में सर्विस करते थे, तो वो ऐसी जगह रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है सियाचिन जैसी जगह पे रहना है। और उनको लगता था कि अगर मेरी बेटी भी अगर पहाड़ में बर्फीली जैसे जगह पे जाएगी तो बहुत रिस्की है, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। ओके। और मेरी मम्मी मतलब पहाड़ी है, तो उनको भी पता है कि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, काफी रिस्की है, तो इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन मैं बहुत जिद्दी थी, तो इसलिए मैंने मैंने मतलब मैं जो करना चाहती थी मैंने वो करके दिखाया। ओके। लेकिन कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, मतलब अगर मैं ऐसे पूछूं कि कितने महीने लगे या साल लगे, कैसे कन्विंस किया? बिकॉज सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही नहीं है, यू ऑल्सो नीड फंड, आपको पैसा भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत महंगा सौदा होता है जितना मुझे पता है। तो उस बारे में भी मैं आपसे जानूंगी। तो ये आपने कैसे कन्विंस किया, एंड जो फंड वंड मैनेज करना एंड एवरीथिंग, आपने इन चीजों के लिए भी तो कन्विंस किया होगा अपने घर वालों को? जब मैंने उनको अपने ड्रीम्स के बारे में बताया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो उनको फिर मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए, एक माउंटेनर बनने के लिए आपको बेसिक कोर्स करना होता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना होता है। और उसके वो बाद कहाँ होता है, जरा ये भी बताइए। ये जैसे हमारे इंडिया में 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। जैसे अगर मैंने जहाँ से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया वो अनायम है उत्तरकाशी में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहाँ पे भी कोर्स होते हैं। और अभी मार्च मनाली में भी होते हैं, दार्जिलिंग में भी है, सिक्किम में भी इंस्टीट्यूट है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, अभी काफ़ी ये इंस्टीट्यूट। कोर्स कितने समय का होता है? ये 28 डेज का कोर्स होता है, और इसमें जो खर्चा आता है, मेरे टाइम पे जब मैंने 2017 में किया था तो 7,500 फीस थी। अब तो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि इतने डिमांडेड हो चुके हैं, तो फीस बढ़ गए हैं अभी। ओके, मतलब कि अगर कोई माउंटेनियरिंग की दुनिया में कदम रखना चाह रहा है तो वो ये भी मान के चले कि ये एक बहुत महंगा सौदा है, बिकॉज ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग सारी चीजें हैं। तो चलिए, आपकी माउंटेनियरिंग की जर्नी के बारे में तो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एवरेस्ट भी आपने समिट पूरा किया है, तो वो भी मुझे डिटेल में जानना है। बट उससे पहले मैं जरा आपकी जो ये स्कीइंग की जर्नी रही है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि व्हाट वाज योर फर्स्ट चॉइस, लाइक माउंटेनियरिंग आपकी फर्स्ट चॉइस थी या स्कीइंग थी, या आप कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हुए? एक्चुअली मेरा जो ड्रीम था वो माउंट एवरेस्ट का ड्रीम था, क्योंकि बचपन में मैं एक सपना देखा करती थी कि मुझे आसमान को छूना है। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन मेरी हेयरिंग लॉस की वजह से मैं वो सपने को पूरा नहीं कर पाई। ओके। तो लेकिन मेरे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ चढ़ने से, जो बर्फीले
मतलब उसको पार करने से मैंने वो आसमान को छुआ है। तो बस यही से मेरी लाइफ चेंज हो जाती है। और फिर उसके बाद 2016 में मैंने माउंटेनियरिंग से पहले स्कीइंग का कोर्स किया होता है। तो मैं स्कीइंग कोर्स करती हूँ। फिर इसके बाद स्कीइंग कोर्स से पता चलता है कि स्कीइंग में आपका स्पोर्ट्स में करियर होता है, जैसे कि आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि चलिए आपने स्कीइंग का कोर्स भी कर लिया, है ना? और फिर लेकिन चैलेंजेस अगर हम एक जो स्की रेसर होता है, उसके चैलेंजेस के बारे में भी ज़रा बताइए कि उसमें चैलेंजेस क्या-क्या हैं? क्योंकि चैलेंजेस बहुत कम लोग जानते हैं सबसे पहले तो स्कीइंग के बारे में और ये शायद आपके ज़रिए ही लोगों को पता लग रहा है कि एक ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है। है। अ, स्कीइंग जो है वो अगर हम स्कीइंग नॉर्मली अगर देखा जाए तो बर्फ में ही हम स्की कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में जो 3 महीने ही बर्फ रहती है, 3 महीने की बर्फ में ही हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें। और हमारे पास कोच भी नहीं है जिसमें हम अच्छे अच्छे कोच ले मतलब ट्रेनिंग लेके हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सके और इंडिया के लिए मेडल लेके आ सके, वो भी नहीं है। तो इस चीज में अभी हमारा जो इंडिया मतलब काफी पीछे है। ओके। जैसा कि आपने बताया कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश में है कि ट्रेनिंग कैसे करें? बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को किसी ओलंपिक में ले जा रहे हो तो यू नीड टू बी ट्रेन्ड। तो यहाँ आप अपनी ट्रेनिंग कैसे मैनेज करते हो स्कीइंग में? अगर 3 महीने जैसे अगर मैं गुलमर्ग में चले जाऊँ तो गुलमर्ग में मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोच नहीं है, बट मैं सेल्फ ट्रेनिंग कर लेती हूँ कि या फिर आईटीबीपी टीम है उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ, या फिर आर्मी की जो टीम है उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ। बट मेरे पास कोई पर्सनल ऐसा कोई कोच नहीं है जिसको जो मुझे ट्रेनिंग दे सके। मैं सेल्फ ट्रेनिंग करती हूँ। और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, वही मतलब सबसे बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ऑफ सीजन आ जाता है। ऑफ सीजन में फिर आप अपना जो वर्कआउट है, आप जिम या फिर आप रनिंग, साइकिलिंग, वो सारी चीजें आप करते हैं। बाकी अगर आपको जैसे आपका जब भी इंटरनेशनल इवेंट आने लगता है तो आप फिर इससे इसके बाद आप बाहर जाने के लिए आप स्पॉन्सर ढूंढना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो उससे मतलब उसके मतलब फंडिंग बहुत ज्यादा है इसमें। तो वो आपको फिर फंडिंग के लिए थोड़ा स्पॉन्सर। खर्चे के बारे में भी ज़रा डिटेल में बताइए क्योंकि देखिए देखने में सबको बहुत अच्छा लगता है स्कीइंग एंड एवरीथिंग बट ये लोगों को नहीं पता कि कितना महँगा सौदा है। तो ज़रा इसके बारे में भी बताइए। अगर आप बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि बाहर ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो यूरोपियन कंट्रीज में है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में कम से कम 12 महीने बर्फ ही रहती है। तो वहाँ पे जो खर्चा आ जाता है वो कम से कम 1 महीने का खर्चा तो 15-20 लाख का खर्चा आ ही जाता है। 1 महीने का? 1 महीने का, ओके। क्योंकि आपको ट्रैवल, फिर वहाँ का फूड, फिर वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है, वो सारी फीस देनी तो पड़ती है। ये मतलब अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है और कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, तो इसमें पैसे फिर कैसे मैनेज हो सकते हैं? लाइक हर किसी के पास इतना पैसा तो नहीं हो सकता लाइक 1 मंथ का 20 लाख खर्चा तो बहुत बड़ा अमाउंट है। राइट। तो ये कैसे मैनेज होता है? फिर जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? अभी जैसे इंडिया में जो स्कीम जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल, अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं खुद से मैनेज कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर भी मिल जाता है, बट इतना नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से अगर हम बोले कि हमारा जो स्कीम में जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया काफी पीछे है, क्योंकि आज तक इंडिया ने कभी मेडल ही नहीं जीता है। और जैसा कि आप खुद अभी लास्ट ईयर ही गए थे टर्की गए थे फॉर द 20th ओलंपिक डेफ ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पे वहाँ पे आपने क्या महसूस किया मतलब आप वहाँ खुद थी और वहाँ और भी देशों के खिलाड़ी रहे होंगे तो आपने उसमें क्या फर्क देखा लाइक इंडिया में जो आपको नहीं मिल पाता है उतना प्लेटफॉर्म उसकी वजह से क्या फर्क था और खिलाड़ियों में और आप में? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि डेफ ओलंपिक में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे लेवल पे। एंड यू द फर्स्ट वुमेन आल्सो। यस, क्योंकि और ये पहली बार इंटरनेशनल लेवल में भी एक ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से भी परफॉर्म कर रहा है उस ग्लोबल स्टेज में। तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि लोगों को जब पता चला कि इंडिया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पास हिमालय है, राइट। और मैं हिमालय से ही आती हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर थे, कोच थे और जो मेंबर थे, वो उनको काफी अच्छा लगा था कि इंडिया से कोई आया है खेलने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात थी।
लेकिन अगर डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नेचुरल स्नो है, राइट। बट जो यूरोपियन कंट्रीज में कुछ टाइम के लिए स्नो रहती है, बट उनके पास आर्टिफिशियल मशीन है, आर्टिफिशियल स्नो रहती है, इसलिए वो लोग 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं और इसलिए उनके मेडल्स भी आते हैं। हमारे इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास नेचुरल स्नो होती है और वो सिर्फ 3 महीने तक रहती है। हमारे पास आर्टिफिशियल मशीनें मतलब है नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना आपके नहीं। हिसाब से इसमें गवर्नमेंट एंगल से क्या किया जा सकता है कि जो हमारे जो और स्कीम में इंटरेस्ट रखते हैं जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है, गवर्नमेंट कैसे उसमें हेल्प कर सकती है? अगर लाइक हम खिलाड़ियों की अगर बात करें तो ज्यादातर खिलाड़ियां जो है वो हिमालय से आते हैं, राइट। हमारे कुछ खिलाड़ी उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं और कुछ JNK से हैं और लद्दाख से हैं, ठीक है। क्योंकि इसी एरिया में हमारे पास स्की रिजॉर्ट है, वो भी देखा जाए तो गिने चुने हैं। एक औली में है, एक गुलमर्ग में है और एक मनाली में है। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो गवर्नमेंट इसमें ये सपोर्ट कर सकती है कि आर्टिफिशियल मशीनें लेकर, क्योंकि हमारे पास औली में एक आर्टिफिशियल मशीनें हैं लेकिन वो काफी लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर जब मेंटेनेंस होगी तो हमारे जो एथलीट है उनको ट्रेनिंग के लिए फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर ट्रेनिंग के लिए फेस करने के लिए उनको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, फंडिंग के लिए फिर उनको बाहर जाना पड़ेगा। अगर यही चीज हमारी गवर्नमेंट हमारे उत्तराखंड में औली में ही अगर आर्टिफिशियल मशीन को ठीक करा दे तो फिर बाहर जाने की जरूरत ही क्या शायद है, इससे खर्चा भी काफी कम होगा, राइट। है ना? और यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर स्कीइंग की बात करें तो आपने जब ये कोर्स पूरा किया उसके बाद से अभी तक कहाँ-कहाँ आपने अपने आप को मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट को रिप्रेजेंट किया है? वो कौन-कौन से स्पोर्ट्स इवेंट रहे हैं? मैंने मेरी जो स्कीइंग की जो जर्नी 2016 में मैंने स्की शुरू किया था, स्की चलाना मतलब कोर्स कंप्लीट किया था। लेकिन मैं स्टार्टिंग में मैंने पहले नेशनल लेवल पे मैंने परफॉर्म किया था, मैं उत्तराखंड टीम से खेल रही थी। और 2019 में मेरा जो पहला नेशनल हुआ था वो मनाली में हुआ था। फिर इसके बाद मैं 2019 से लेकर अब तक मैं उत्तराखंड टीम के लिए लड़ रही हूँ और उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने परफॉर्म किया। एक्चुअली मैं दोनों कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, नॉर्मल कैटेगरी में भी और डिसेबिलिटी कैटेगरी में। तो नॉर्मल कैटेगरी में मैंने नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया है, खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया है और 2020 में खेलो इंडिया में मैंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है उत्तराखंड के लिए। ओके, चलिए ज़रा आपकी माउंटेनियरिंग की जर्नी की ओर भी जाएँगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये चाहती हूँ कि आपके ज़रिए हम ये भी समझें कि एक माउंटेनियर और एक जो इंटरनेशनल अल्पाइन स्की रेसर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक जो कोई डिफरेंस जो लोग नहीं जानते हैं आपको लगता है, उसको थोड़ा सा बताइए। माउंटेनियरिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है और स्कीइंग जो है वो भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फन एक्टिविटी है। लेकिन जो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो स्पोर्ट्स में आ जाता है, लाइक वो एक विंटर ओलंपिक गेम्स है। माउंटेनियरिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, दोनों में काफी डिफरेंसेस है। और माउंटेनियरिंग में ये है कि आपको पहाड़ चढ़ने होते हैं और स्कीइंग में क्या होता है, स्कीइंग में भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे मैं जिसमें पार्टिसिपेट करती हूँ वो अल्पाइन स्कीइंग है और उसके अलावा भी एक स्कीइंग होता है नॉर्डिक स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग होती है, वो स्की अलग होती है। और एक माउंटेनियरिंग स्की होती है, वो भी अलग होती है। माउंटेनियरिंग स्की में आपको स्की कैरी करके अपहिल करके जाना पड़ता है और डाउनहिल स्की पहन के आना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस है स्कीम में। ऑलराइट, अब चलिए आपकी जरा माउंटेनियरिंग जर्नी में भी जाते हैं और जिसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है दैट इज़ योर एवरेस्ट जर्नी। तो एवरेस्ट के बारे में ज़रा मुझे बताइए कि वो कौन-सा साल था जब आप एवरेस्ट आपने समिट किया एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? मैंने पूरा जो प्रिपरेशन होता है उसको थोड़ा ब्रीफली बताइए। मैंने 2019 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। उससे पहले मैंने 2017 में जो माउंटेनियरिंग कोर्स होते हैं, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स हो गया, उसके बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स हो गया है, अमोआई मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, ये 4 कोर्स होते हैं। ये चारों कोर्स मैंने 1 साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद 2018 में मैंने फिर प्लान प्लान मेरा पहले से ही था कि पहले मैं बेसिक कोर्स कंप्लीट करूंगी। उसके बाद क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो होती है 8848 मीटर, राइट। तो जैसे
हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना कि पहले 10th का एग्जाम पास करके 11th में जाते हैं, फिर 11th पास करके 12th में जाते हैं। तो उसी तरीके से माउंट एवरेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले 4000 मीटर की पीक क्लाइम करना होता है, फिर से बाद 5000, तो एटलीस्ट कम से कम 7000 मीटर की पीक करना होता है। इसका रीजन ये है कि आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को टेस्ट करना चाहिए कि क्या मेरी बॉडी उस हाई एल्टीट्यूड में एडजस्ट कर रही है या नहीं। हाँ, एक्लेमेटाइज होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपकी बॉडी वहां उस एल्टीट्यूड में एडजस्ट कर रही है तो तभी आप जाके माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचिए। ये कोई ये डिसाइड करता है कि आप जा सकते हो कि नहीं, आप नहीं जा सकते हो? ये खुद का डिसीजन होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की गेम है। ये रिस्क लेने वाला गेम है। कौन इंसान चाहेगा कि आप जाओ और जिंदा वापस लौट के ना आए, है ना। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, राइट। तो मैंने हमेशा अपना जो वाइज डिसीजन जिसको बोलते हैं तो वो मैंने लिया। बहुत सारे लोग तो नहीं लेते, बहुत सारे लोगों का तो डिसीजन ये होता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना ही है। वो लोग तो अगर वो ये वाला जो एक्यूमुलेशन के लिए जो आप बता रहे थे वो सब नहीं भी कर पाते तो वो फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक। तभी पर वो रिस्क, हम रिस्क ही बोल सकते हैं कि वो लोग रिस्क ले रहे हैं ऐसे में। चलिए, आपने बोला कि ऑब्वियसली लाइफ सबको ही बहुत कीमती है ना, आपको भी ऑब्वियसली है। लेकिन जैसा कि अगर एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट के जो किस्से कहानियां हम लोग सुनते हैं, आपने भी बहुत चीजें सुनी होंगी पहले, तो उसमें तो पहले ही पता होता है कि इसमें कितना तगड़ा रिस्क है। मतलब अगर आप एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हो तो लाइक फिर भी आप आगे बढ़े, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं, अगर मान लो अगर आपने माउंटेनियरिंग कोर्स नहीं किया तो आपको फिर नॉलेज ही क्या है, फिर आपको ABCD क्या पता होगा। तो वो बहुत जरूरी होता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना। और माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद फिर आपको बहुत सारी नॉलेज आपको पता हो जाता है कि आपको करना क्या है। आपको फिर ग्लेशियर के बारे में पता चल जाता है, अवलांच के बारे में पता चल जाता है, वो भी कोर्स के दौरान, राइट। फिर इसके बाद हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमें गाइड भी करते हैं, राइट। हमारे जो जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं ऐसे काफी सारे जो माउंटेनियर लीजेंड हैं उनसे मैं मिली हूँ। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, बचेंद्री पाल मैम है, मैं उनसे मिली हूँ, मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उन्होंने काफी मुझे इंस्पायर किया। ऐसे लवराज सर हैं, लवराज धर्मचक्टू सर, उनसे मैं मिली हूँ। रीना मैम, रीता गुम्बू मैम है, उनसे मैं मिली हूँ। रीना धर्मचक्टू मैम है, उनसे भी मैं मिली। ऐसे काफी सारे लीजेंड हैं जिनसे मैं मिली हूँ, उनकी स्टोरी सुनी है मैंने। तो उनकी स्टोरी सुन के भी काफी इंस्पायर हूँ, और उनकी जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें गाइड करती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप माउंट एवरेस्ट के लिए निकले और आपको बहुत लोगों ने इंस्पायर किया जिनके आपने नाम लिया है। जैसे अगर कोई माउंट एवरेस्ट के समिट के लिए जा रहा है तो उसमें परमिशन कहीं से लेनी होती है? लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लाइक पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यही है कि आपने दिमाग में फाइनल कर लिया कि हाँ मैं वहां जा रही हूँ। उसके बाद जो परमिशंस वगैरह कुछ होती हैं ऐसे, बिकॉज इट इज इन नेपाल, सो क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, जैसे गवर्नमेंट, मतलब नेपाल गवर्नमेंट की जो टूरिज्म है उनका एक पॉलिसी होता है, वहां से हमें पहले परमिट लेनी होती है, और विदाउट परमिट के आगे तो आप बढ़ नहीं सकते। कुछ ये चार्जेबल परमिट होते हैं, चार्जेस होते हैं इसके? हाँ, चार्ज होता है। जैसे नेपाल गवर्नमेंट को आपको $11,000 देना होता है। $11,000? हाँ, ओके, मतलब परमिशन। परमिट ओके, परमिट फिर इसके आगे क्या होता है? मतलब अगर हम टोटल खर्चा अगर हम बताएं माउंट एवरेस्ट का, वो कम से कम 35 से 40 लाख के बीच का खर्चा आ जाता है उसमें। अगर उसमें पूरा मिला के, मतलब नेपाल गवर्नमेंट को परमिट देना, फिर उसके बाद आपका जो शेरपा $11,000। हाँ, $11,000 थोड़ा मुझे ब्रीफली बताइए, मतलब थोड़ा मुझे ज्यादा इंसाइट में बताइएगा कि क्या क्या खर्चे होते हैं। खर्चा। फिर आपका इक्विपमेंट का खर्चा आएगा, फिर इसके बाद शेरपा का कितना होता है? मतलब इक्विपमेंट पूरा अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक तो 5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। इक्विपमेंट ही है, मतलब जो आप पहनोगे, जूते, क्योंकि आपके जो बूट हैं वो बूट 70,000 के हैं। आपके जो डाउन सूट है वो 35-40,000 के बीच में आता है। तो काफी एक्सपेंसिव है। एंड फिर शेरपा भी हायर करना पड़ता है? शेरपा हायर करना पड़ता है। शेरपा के भी अलग कोर्स है। अगर आप काफी अच्छे मतलब एक्सपीरियंस वाले शेरपा ले रहे हो तो वो अपना चार्जेस लेगा, जैसे 5 लाख एवरेज। अच्छा, 5 लाख। ओ माय गॉड। अच्छा, तो मतलब ये पूरा ओवरऑल अगर एवरेस्ट में कोई जा रहा है तो वो मान के चले 35 to 40 लाख का खर्चा है। बिल्कुल। ओके, तो गाइस ये शॉक बड़ी चीज है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं उसके भी खर्चे होते हैं। हाँ, कैंपिंग का, हाँ,
मतलब पूरा अगर हम टोटल मिला के, जैसे हाँ। मैंने आपको परमिट का बता दिया है, वो अलग से नेपाल गवर्नमेंट को देना होता है। बाकी जो एजेंसी हम हायर करते हैं, एजेंसी के अंदर फिर आपके कुकिंग का हो गया है, इक्विपमेंट का हो गया है आपका, आपके फिर इसके बाद कैंपिंग वाला हो गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर शेरपा को देना, सारा मिला के 35 to 40 लाख। ऑलराइट। तो अमीषा, यहाँ मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि जब आपकी ये एवरेस्ट की जर्नी शुरू हुई, तो वो किस तरीके की थी? लाइक फर्स्ट डे कहाँ पहुँचते हैं, क्या होता है? थोड़ा ये हमें बताइए। जैसे सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। अगर हम इंडिया से जब जाते हैं तो सबसे पहले हम काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू में कम से कम हम 2 दिन रुकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो हम लोग, और फिर इसके बाद 2 दिन हम लोग थोड़ा एक्लिमेटाइज भी हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद काठमांडू से फिर हम लुकला निकलते हैं। लुकला, अगर हम लुकला की अगर हम बात करें तो लुकला एक वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट हाँ, है। शायद हमारे या हाँ, तो काफी इंसिडेंट होता है। अगर जिस प्लेन में आप बैठे हो, अगर वो सही सलामत लैंड कर दिया तो मैं आप जिंदा हो। ये कितने आवर्स की जर्नी होती है? ये 1 आवर्स। 1 आवर के लिए आप फ्लाई कर रहे होते हाँ, हैं? ओके, अच्छा। तो लुकला मतलब इज इट द बेस कैंप? बेस कैंप नहीं है, ये एयरपोर्ट है, अच्छा, वर्ल्ड का है। एयरपोर्ट आप वहाँ पहुँच गए, फिर हाँ, आगे? ये बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है लुकला। ओके, फिर इसके बाद लुकला पहुंचने के बाद फिर वहां से हमारी जो जर्नी होती है वो ट्रैकिंग की जर्नी शुरू हो जाती है। अच्छा। और आपको बेस ऑन द कैंप, सेम डे आप जैसे ही लैंड करते हाँ हैं? हाँ हाँ, सेम डे। और आप चाहे तो वहां पे हॉल्ट भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आपको कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं बेस कैंप पहुंचने में। ओके। उसके बीच में काफी सारे, आप ट्रैकिंग करते हो 10-12 हाँ दिन? हाँ, पैदल ट्रैकिंग चलते करके, हाँ हैं? हाँ। एंड ये आपके जो शेरपास वगैरह जो आपके साथ होते हैं, तो ये लोग आपको कहाँ मिल जाते हैं? कब से ये लोग आपके साथ चलने लगते ये हैं? हमको पहले तो काठमांडू में अच्छा, मिल जाते काठमांडू हैं। में फ्लाइट में ये आपके साथ होते हैं? हाँ, मिल जाते हैं। अच्छा, तो वहीं से आपकी जर्नी मतलब? हाँ, फ्लाइट में वो हमारे साथ फ्लाइट में भी आते हैं, कुछ शेरपा बाई रोड भी आते हैं, कुछ ओके, शेरपा पहले भी चले जाते हैं। ओके। बट जो मेरा वाला शेरपा था वो मेरे साथ ही काठमांडू डे 1 से ही था। अच्छा, अच्छा। तो इसके बाद बीच में काफी सारे हॉल्ट आते हैं। 1 नाइट हमें हर हॉल्ट में रुकना पड़ता ये है। जो 12 दिन का जो ट्रैक है, हाँ बेस कैंप पहुंचने से पहले का हाँ है हाँ ना हाँ। ये? एंड फिर बेसमेंट में आप जब पहुंचते हैं, जो आपका बेस कैंप होता है, वहां पे क्या कुछ रहता है? मतलब किस तरीके की तैयारी होती है? रहने का, खाने का, किस तरीके की हाँ, व्यवस्था हमारी होती है? जो जैसे ट्रैकिंग एजेंसी जो कंपनी होती है वो पहले से ही कैंप वगैरह जो सेटअप करके रखते हैं। ओके, हम लोग जिस दिन पहुंचते हैं वहाँ, उस टाइम पे हम लोग काफी टायर्ड होते हैं, तो हमारे जो एजेंसी जो कुक होता है वो हमारे लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखता है फूड वगैरह ये सारी चीजें। और हमारा जो टेंट होता है तंबू, वो पहले से ही रेडी रहता है। अच्छा, रेडी रहता है। तो देखिए, जब समिट पूरा करने तक का ये जो सफर होता है फ्रॉम द बेस कैंप, ये कितने दिनों का होता है और आपको कितने दिन लगे थे? अगर माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट का जो सीजन होता है वो अप्रैल और मई महीने का होता है। ये 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है। और पहले अप्रैल के महीने में तो आपको पूरा ट्रैकिंग करके बेस कैंप पहुंच के, फिर बेस कैंप में जब आप पहुंच जाते हो, उससे आगे जब हम कैंपिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले मतलब पूजा होती है। अच्छा, ये एक हमारा रूल ही है, एक माउंटेनर का एक रूल है माउंटेनरिंग पूजा में। मतलब कहाँ होती है? ये पूजा मतलब बेस कैंप में होती अच्छा, है। बेस कैंप में। हाँ, अच्छा, ये पूजा होती है। और जब ये आप ट्रैक करके बेस कैंप पहुंच जाते हो तो वहां एक पूजा होती है? पूजा होती है, ओके, मतलब क्लाइंबिंग करने से पहले ये अच्छा, एक पूजा रखी जाती है, पूजा सेरेमनी रखी जाती है। एक प्रॉपर तरीके से लामा आते हैं, वो पूजा करते हैं। मतलब इट इज अ बुद्धिस्ट पूजा? हाँ, अच्छा, ठीक है। नेपाल में बुद्धिस्ट हाँ, पूजा होता हाँ, है, लामा आते हैं, लामा हाँ। पूजा करके इसके बाद हमारी पूजा सेरेमनी खत्म होने के बाद फिर इसके बाद उसके अगले दिन, उससे पहले नहीं, उससे अगले दिन फिर हमारी जो जर्नी है, एक्चुअल जर्नी सबमिट में पहुंचने की, वो शुरू हो जाती है। ओके, तो फिर इससे बाद आपके बेस कैंप से बाद आपका ये खुम्बू आइसफॉल आता है। अच्छा। खुम्बू आइसफॉल क्रॉस करके कितनी कैंप, कैंप्स हैं ये टोटल समिट तक के? टोटल 4 कैंप है। ओके, अच्छा, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। ओके। कैंप 4 से आपका फाइनल सबमिट होता है। आफ्टर कैंप 4? हाँ अच्छा, मतलब आप पीक पर पहुंच जाते हैं। हाँ। ओके, तो जैसे ये जो पूरी जर्नी थी, आपको कितने दिन लगे इसमें और क्या-क्या कुछ अनोखा सा देखने को मिला लाइक इस पूरी जर्नी के दौरान? ये अगर हम फाइनल सबमिट की अगर हम बात करें तो फाइनल सबमिट जो कैंप 4 से शुरू होता है, और इसमें कम से कम सबमिट पहुंचने में 12-16 घंटे लग जाते हैं। कैंप 4 से हाँ, के सबमिट बाद भी पीक में पहुंचने पीक में सबमिट में पहुंचने में 12-16 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो ये है। अगर मैं अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाऊं तो
मतलब इंटरेस्टिंग भी है। जब मैंने 2 बार एवरेस्ट सबमिट, मतलब सबमिट नहीं किया, 2 बार एवरेस्ट पे यू सबमिट ट्राई पे मतलब चढ़ाई हाँ की है। हाँ जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो एक्चुअली फेल हो गया था, ओके जस्ट अच्छा 100 मीटर। अरे अच्छा ओके मतलब आप फोर्थ कैंप में पहुंच गए और फिर उसके बाद 100 मीटर ही हाँ, रह गया उसके था बाद हम सबमिट लोग के लिए सबमिट के लिए जब हम ओह, आगे बढ़े, अच्छा चलने लगे, तो जस्ट जहाँ कैंप 4 के बाद एक बालकनी आता है, बालकनी के बाद एक साउथ सबमिट आता है, ओके साउथ सबमिट के बाद एक हिलरी चप आता है, हिलरी चप के बाद फाइनल सबमिट आता है। तो साउथ सबमिट और जो सबमिट का जो डिस्टेंस है 100 मीटर का डिस्टेंस। तो मैं साउथ सबमिट जब मैं पहुंच गई थी वहां पे मेरा जो शेरपा था उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। शेरपा का हाँ, ओके तो शेरपा ने मुझे मना कर दिया था कि मैं आगे नहीं जा सकता है, अच्छा ओके तो हम वापस चलते हैं। तो आप ये मतलब आप उस पॉइंट पे आप ये सोचिए कि उस पॉइंट पे जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 0 है, ठीक है, और वहां पे इंसान का जो ब्रेन होता है ना, माइंड, वो काम करना बंद हो जाता है। हम्म और ऐसे में आप, जब आपका शेरपा ये बोल देता है कि मैं आगे नहीं जा सकता, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? हम्म आप आप मतलब बेबस हैं आप कुछ नहीं कर सकते शेरपा के बिना कुछ तो आप नहीं कर सकते। एक टाइम के लिए मैं तो बिल्कुल मतलब एकदम ब्लैंक हो गई थी कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज कुछ करो ऐसे करके, कि इतना आगे आ गया, थोड़ा सा ही रह गया है करके। तो शेरपा ने बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, ऐसा कीजिए, आप चले जाइए, मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन फुल था। हाँ हाँ लेकिन मेरे दिमाग में एकदम क्लिक आया कि मैं अगर समिट में पहुंच भी जाती हूँ, वापसी में क्या होगा अगर मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया राइट तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी। तो मैंने वो एक डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। जो सेकंड विंडो ओपन होगा, क्योंकि पहला विंडो जो था वो शॉर्ट ओपन हुआ था, दूसरा विंडो मैंने सोचा था कि दूसरी विंडो में ट्राई करेंगे, उसमें हम लोग आएंगे क्लाइंब। ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कौन से ईयर में था ये 2019 की बात करूँ, 2019 में ही मैंने हफ्ते में 2 बार क्लाइंब किया विद इन अ वीक है। ओह माय गॉड तो मतलब हाउ यू मेड इट पॉसिबल क्योंकि फिर आप वापस आए होगे फिर आपने दोबारा दोबारा से परमिशन भी लेनी पड़ी होगी परमिशन नहीं, परमिशन तो आपको एक बार लेनी है ना। लेनी हाँ, तो मतलब आप बेस कैंप तक वापस आए आपने अपना पूरा व्यवस्था ठीक की एंड विद द सेम शेरपा फिर आपने कंटिन्यू किया दोबारा से नहीं, सेम शेरपा नहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम वापस आए तो मैं एक्चुअली टूट चुकी थी, मतलब मेरा दिल ऑब्वियसली ऑब्वियसली टूट गया था। मैं पूरे रास्ते भर में रो रही थी कि मेरा सबमिट नहीं हुआ करके। तो जब मैं कैंप 4 पहुंची तो कैंप 4 में मेरा जो शेरपा था वो स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था, ओह उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा तो मैंने मेरे शेरपा को स्लीपिंग बैग दिया, जो कि हम लोग प्लानिंग के हिसाब से आए थे कि हम सबमिट करके कैंप 3 या तो कैंप 2 पहुंचेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग कैंप 4 में हॉल्ट नहीं करेंगे, तो हम एक ही स्लीपिंग बैग लेके गए थे। तो मैंने उनको अपना स्लीपिंग बैग दे दिया था, क्योंकि उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए। और आपने फिर कैसे मैनेज किया मैं बिना स्लीपिंग बैग से रही, क्योंकि वो मेरे लिए डार्केस्ट नाइट था। व्हाई क्योंकि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं एक रो रही थी, मेरा दिल भी टूट गया था, सबमिट भी नहीं हुआ था। फिर मुझे ना प्यास भी लग रही थी, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, शेरपा भी मतलब स्लो ब्लाइंडनेस हो गया था। ऐसे में मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। तो मैंने ना आवाज देना शुरू किया कि कोई है तो प्लीज मुझे पानी दो, पानी पिला दो। तो कोई नहीं आया। तो आप लोग क्या पानी लेकर साथ में चलते हैं जब आप पानी खत्म हो गया ना, अच्छा खत्म हो गया ओके खत्म हो गया। फिर से बाद हमारे पास बर्फ होती है, हम बर्फ से ही पिघला हाँ के मेल्ट पीते हैं। करते हैं अब उसको जो हमारा गैस था, तो बर्नर जो था, उसको जलाने के लिए माचिस चाहिए। वो तो था हमारे पास, माचिस चाहिए था हमें, माचिस ही माचिस नहीं नहीं था। था तो मैं कैसे पानी में, क्योंकि बर्फ तो आपके आसपास ही है ना, आप तो गर्म कर सकते हैं, लेकिन माचिस ही नहीं था। फिर इसके बाद मैंने आवाज देना शुरू किया, शेर कोई है तो प्लीज पानी पिला दो। कोई नहीं आया, मुझे इतनी प्यास लग रही थी। तो मेरे कोई था ही मतलब नहीं आपके आसपास सिर्फ आप और आपका शेरपा ही थे शेरपा था, बाकी मतलब टेंट लगे हुए थे। तो अब क्या होता है ना कि टेंट में कोई लोग भी होंगे तो भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी। तो अच्छा इतनी ठंड में कौन बाहर आएगा? और वैसे भी लोग सबमिट करके आ रहे हैं तो थके हुए होंगे, रश कर रहे होंगे। तो फिर इसके बाद जो मेरे ना गले में जो मैंने जो कैप वगैरह पहना था उसमें ना बर्फ लगी हुई थी। हाँ हाँ तो मैं वो बर्फ को निकाल के खा के अपनी प्यास को बुझा रही थी। तो लाइक खाने के लिए भी कुछ नहीं था, कुछ खाने मतलब
ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो रात मैंने कैसे गुजारी है बिना खाए पिए। बट ये आपका ऐसा कैसे हो गया कि लाइक खाने के लिए भी नहीं बचा, पानी भी नहीं बचा, लाइक हम लोग बस ऊपर कोई व्यवस्था नहीं रहती है लाइक? नहीं रहती है, मतलब खाना वो सबको हम मैं बता रही हूँ ना, हम लोग वो प्लान हम लोग प्री प्लान जो हमने किया था वो उस हिसाब से चला हाँ, नहीं। वो गलत हो क्योंकि गया। हमने सोचा था कि हम मतलब सबमिट करके सीधा नीचे डायरेक्ट आएंगे। अच्छा, तो उस हिसाब से आपने कुछ रखा भी नहीं होगा उतना ज्यादा। रखा है, वो खा लिया ना, हाँ, वही खत्म हो हो गया। गया वो हाँ। सारी चीजें, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी। ओके। तो फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब जो हमारी टीम के हम लोग 15-16 लोगों की टीम थी, जिसमें से मैं अकेले मतलब वापस आ गई थी, बाकी सारे सबमिट करके वापस जा रहे थे। दो ऐसे शेरपा थे जिनके क्लाइंट्स गायब भी हो गए थे, मतलब जिनके क्लाइंबर थे वो गायब हो गए। मतलब लॉस्ट। लॉस मतलब आए वो मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि एक इंडियन क्लाइंबर जो है वो उसकी डेथ हो गई है, और एक दूसरा हाँ नहीं वापस सबमिट कर लिया था उसने, सबमिट के आधे समय। तो एक इरिस क्लाइंबर था वो भी सबमिट कर चुका था, लेकिन वो उसने जो अपना सेल्फ अंकर होता है ना सेफ्टी के लिए वो लगाना भूल गया, मतलब और वो इतनी तेज विंड आई थी वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तो समिट जब पूरा मतलब कर लेते हैं, जब समिट पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो वापसी है वो कितनी चैलेंजिंग है? वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको देखो सबमिट तो हर कोई कर लेगा, बस सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपको जिंदा वापस लौट के आना, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। व्हाई इट इज सो चैलेंजिंग, लाइक वापसी इतनी चैलेंजिंग क्यों है चढ़ने से भी ज्यादा? क्योंकि आपको देखो हम वहाँ पे 0 लेवल का ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, आप ऑक्सीजन लेवल जो सिलेंडर होता है वो भी कैरी करके लेके जाते हो। तो आपको आपको ये देखना है कि आपको कितने कम टाइम पे वहाँ पहुँचना है और वहाँ पे टाइम कितना कम स्पेंड करना। आप आधे घंटे मतलब कम से कम 15-20 मिनट आप सबमिट पे रहिए, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह खींचिए, और जितनी जल्दी आप वहाँ से मूव करेंगे उतनी जल्दी आप मतलब सेफली पहुंचेंगे, और आपके पास फिर उतना वो टेम्परेचर प्लस आपको अपना ऑक्सीजन भी सेव ऑक्सीजन भी देखना है, टेम्परेचर भी देखना है, और आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, फिजिकल चैलेंजेस होता है। अगर इंसान थक गया है और वो मना मतलब वो चल ही नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन है उसके पास और वो थक गया है, तो वो क्या करेगा फिर? आपके हिसाब से ये जब सबमिट करके वापसी होती है, आपके हिसाब से कितनी डेथ्स इसमें होती हैं, मतलब एवरेज अगर आप बता? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डेथ वापसी में ही होती है, लेकिन अगर 2019 की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि शायद आपने भी सुना होगा 2019 में ट्रैफिक जाम हुआ था। हाँ, बहुत बहुत मैंने तो सुना। वो ट्रैफिक जाम तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि ट्रैफिक जाम माउंटेन में कैसे हो सकते हैं, राइट? तो ट्रैफिक जाम का मतलब था कि लोग वहां पे एक ही रोप में हाँ, थे, मैंने देखा भी था इनपे। राइट? तो वहां पे जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो था वहां पे वो ये था कि नाई फ्रिज होती है ना, वहां पे सिर्फ एक ही रोप लगी होती है, और उसी रोप में आपको आना होता है और जाना, मतलब असेंडिंग भी और डिसेंडिंग में, राइट? एक रोप में 2019 में ये इंसिडेंट हुआ था। मेरा जो पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं फेल हो गई थी 100 मीटर से, तो उस टाइम पे मुझे कोई डेड बॉडी नहीं दिखी थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई काजल्टी हुआ ही नहीं था। ये जो ट्रैफिक जाम हुआ ये मेरे दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में। उस समय बहुत भीड़ होगी। ये बात अगर मैं करूँ तो ये 16 मई 2019 की बात है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रह गया था, और जब मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए गई ये 2019 22nd की बात है। ये 22nd को ये ट्रैफिक जाम हुआ था, जिसमें लोगों की काफी सारी डेड बॉडी मुझे देखने को मिली थी। तो जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दोबारा जब मैं क्लाइंब करने गई तो मैंने जब बॉडी देखी ना, डेड बॉडी, वो मतलब मेरे रोंगटे। कौन से कैंप में थी ये डेड बॉडी जो सबसे ज्यादा? ये कैंप 4 में, मतलब कैंप, हाँ, कैंप 3 से कैंप 4 के बीच, और कैंप 4 से तो पूरा सबमिट हिलरी चप तक मुझे डेड बॉडी। कैसे हुई उन लोगों की डेथ, लाइक आपके हिसाब से कैसे हुई होगी? वो जो जाम जो हो गया था, बहुत भीड़ हो गई, क्योंकि लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो चुका था ना। ओके। और लोग फिर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, उनका फिर जो ऑक्सीजन जो क्योंकि 0 लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड ऑक्सीजन है उसमें, आप जाम में फंस रहे हैं तो ऑक्सीजन कब तक चलेगी? कब तक चलेगी?
और लोग वापस भी नहीं आना चाह रहे थे। लोगों का ये था कि हमें सबमिट। जो लोग वापस आ गए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन जो लोग चाहते, क्योंकि देखो एवरेज ऐसा था कि इसमें लोग इतना पैसा लगा के आ रहे हैं और हर कोई चाहता था क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज अब सबमिट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वही था कि ट्रैफिक जाम हुआ ना, उन्होंने ही लोगों की जान ले ली है। और क्या मतलब आई थिंक उन लोगों की डेड बॉडी भी वापस नहीं आ पाई होगी जो आई है, डेड बॉडी आई है। लाइक मैंने सुना है कि आज भी वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं जो हाँ, बहुत सालों जैसे पुरानी है। राइट राइट आपने भी देखी कुछ? मैंने देखी है, बहुत पुरानी डेड बॉडी देखी है। और मानते हैं कि कुछ फैमिली जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो डेड बॉडी आए, वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अदरवाइज लाई जा सकती है। लाई जा सकती है अगर उनकी फैमिली अगर परमिट करे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि डेड बॉडीज लाने के लिए भी पैसे लगते हैं। ओके। क्योंकि उस एल्टीट्यूड में डेड बॉडी लेके आना आसान काम नहीं है। आपने फर्स्ट डेड बॉडी कहाँ देखी थी वहाँ जब आप चढ़ाई चढ़ रहे थे? जब मैं सेकंड अटेम्प्ट करने जा रही थी तो मैंने कैंप 4 से जब मैं सबमिट के लिए निकल रही थी तो तब मैंने एक डेड बॉडी देखी थी। ओके एंड व्हाट तो वाज योर रिएक्शन लाइक? मैंने कहा ये क्या है, मैं क्या देख रही हूँ। जब मैं पहले अटेम्प्ट में जब मैं आई थी तब तो मुझे कोई डेड बॉडी नहीं दिखी थी, ये क्या है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने दूसरी बॉडी देखी ना तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि सेकंड एटम्प्ट में मेरे लिए क्लाइम करना आसान नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी। और मेरी जो जो मेंटली जो है, मतलब फिजिकली तो मैं टायर्ड हो चुकी थी, लेकिन मेंटली मैं काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि उसी ने मुझे काफी आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मैं बॉडी देख रही थी ना, डेड बॉडी, मतलब वो माइंड में एक थॉट आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। सही बात है। लाइक एक डेथ जोन भी बोला जाता है, मैंने सुना है। क्या है डेथ जोन, मतलब किसे बोला जाता है? डेड जॉइन उसको बोला जाता है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। तो जो मतलब कैंप 4 है, कैंप 4 को डेड उसके ज्वाइन, आगे का जो है या कैंप 4 कोई? कैंप 4 से आपका पूरा डेड ज्वाइन शुरू हो जाता है ना, अच्छा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। ओके। अच्छा, एक और चीज आपसे जरा इसी के बारे में जानना चाहूंगी कि लाइक यू सेड कि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, आप वापस आए एंड देन यू कंटिन्यू, तो आपको वापस आने में कितने दिन लगे एंड फिर उसके बाद आपने कितने दिनों के गैप के बाद फिर दोबारा क्लाइंबिंग शुरू की? 16 को मैं वापस आई कैंप 4 में, 17 को मैं कैंप 2 पहुंची थी एंड 18 को मैं बेस कैंप पहुंची थी। फिर इसके बाद जब मैं 18 को बेस कैंप पहुंची तो 19 को, उससे अगले दिन मैंने मिडनाइट में शुरू कर दिया था। तो मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया था, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड विंडो जो है वो ओपन हो चुका था। ओके। तो ऐसे में फिर मेरे पास टाइम, मतलब आपको भी तो काफी जाम मिला होगा जब आप चल रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। मेरे को वापसी में जब मैं डिसेंड सबमिट करके जब डिसेंड हो रही थी तब मुझे काफी और वो भी ऐसे हिलरी चक में, हिलरी चक जहाँ पे एक ही रोप लगी है, वहां पे मैं बिल्कुल फंस गई थी कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ से मूवमेंट करूँ मैं। और अगर मैं अपनी रोप जो एंकर लगाते हैं ना सेफ्टी के लिए, वो बाई चांस अगर छूट गया ना तो मेरी बॉडी तो कहीं मिलेगी भी नहीं। वो एक, क्योंकि इस तरफ चाइना बॉर्डर है, इस तरफ नेपाल बॉर्डर है, अच्छा। तो वो मतलब काफी डरावना था। तो वो कम से कम 20-30 तक तो मैं ट्रैफिक जाम में फंसी रही फिर। इस पूरी जर्नी में जो शेरपाज होते हैं वो किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं? लाइक आई नो कि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनफैक्ट उनके बिना तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है, और आपके साथ खुद ये हुआ कि जब उन्होंने मना कर दिया तो आप खुद भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो मतलब किस तरीके से वो क्या-क्या हेल्प करते हैं जो माउंटेनियर्स हैं उनकी जब कोई समिट करने जाता है? वो एक तो अगर हम शेरपा अगर हम बात करें तो देखा जाए तो वो हमारे लिए गॉड की तरह होते हैं, क्योंकि वही हमको केयर भी करते हैं। दूसरा, हमें रास्ता भी वही दिखाते हैं, हमारे साथ साथ चल, मतलब बेड ही होता है वो हमारे लिए, राइट। तो मेरा जो पहला वाला शेरपा था वो काफी एजिस भी थे, और मैं उनको अंकल बुलाती थी, क्योंकि मेरे पापा के एज के थे, तो मैं उनको अंकल ही बुलाती थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे जो सेकंड अटेम्प्ट था वो मेरे साथ नहीं आए, तो मुझे फिर ऐसे में नया शेरपा हायर करना पड़ा, और वो काफी यंग तो लड़का था। आपने जैसे नया शेरपा हायर किया तो फिर उसके लिए भी तो अलग से आपने पैसे दिए? मुझे फिर जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे फिर से 8 लाख का मुझे फिर से इंतजाम करना पड़ा शेरपा को देने के लिए और ऑक्सीजन के लिए। ऑलराइट। तो चलिए मैं जरा पैसों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि इतना महंगा सौदा है। तो आपने कैसे अपने लिए ये फंड मैनेज किया? फैमिली ने कितना सपोर्ट किया और किस तरीके से ये पूरा ये जो खर्चा था ये आपने मैनेज किया?
अ, मेरी फैमिली ने पहले तो मुझे मना कर दिया था ऋषि है, पर जैसे-जैसे मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया और माउंटेनियरिंग में जैसे-जैसे मैंने पीक सक्सेसफुल जैसे किलिमंजारो की अगर हम बात करें 54 आवर्स में मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था। फिर इसके अलावा मैंने माउंट एल्ब्रूस भी किया जो कि यूरोपियन कंटिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इंडिया में भी मैंने बहुत सारी पीक क्लाइंब की हैं, तो वो सक्सेस देखते हुए मेरे पेरेंट्स को यकीन हो गया कि मेरी जो बेटी है वो अच्छा कर रही है। ओके। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मतलब बहुत पैसा लगता है इसमें कम मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 35 टू 40 लाख का खर्चा आ जाता है। तो हमारे पास मैं एक मतलब हमारी फैमिली एक मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने मतलब मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए मतलब जो एक ज़मीन थी वो बेच के मतलब 25 लाख का वो बेच के कराया है और बाकी मुझे स्पॉन्सर भी मिले थे जैसे कंट्रीब्यूशन में ना किसी ने मुझे 5 लाख दे दिए, किसी ने 2 लाख दे दिया है। तो ऐसे में कौन लोग होते हैं जो ये? ओएनजीसी ने मुझे अच्छा, सपोर्ट ओएनजीसी किया, ने। एक टीएचडीसी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उपनल ने सपोर्ट किया है। वहाँ आपने स्पॉन्सरशिप के लिए डिमांड डाली? हाँ, स्पॉन्सर के लिए मैंने उनसे हेल्प माँगी थी, तो उन्होंने छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन में मुझे सपोर्ट किया। ओके, सो इस तरीके से मतलब राइट। खर्चा आपका निकला। तो मतलब जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में 8 लाख जो है वो मेरे पापा को लोन लेना पड़ा था। क्योंकि अगर सेकंड अटेम्प्ट का भी डिसीजन बड़ा मतलब लेना बहुत टफ था क्योंकि अगर मैं अगले साल करने का सोचती तो फिर से मुझे वही 35 लाख दे हाँ। करना पड़ता। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी इतना पैसा लगा लिया तो थोड़ा 8 लाख भी लगाना है तो ठीक है कर लीजिए तो मैंने। ये तो हो गई चलिए माउंट एवरेस्ट की बात। आपने जैसा कि बताया कि आपने बहुत सारे और भी जो कि किलिमंजारो है, माउंट एल्ब्रूस आप बोल रहे थे। तो इनमें भी तो खर्चा हुआ होगा, लाइक कितना खर्चा हाँ, हुआ? मतलब इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये कम से कम 1 डेढ़ लाख में हो जाता है। ओके। तो ये भी खुद सेल्फ किया था। अच्छा, 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 ओके। अच्छा, अब यहाँ मैं आपसे ज़रा एक और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ, जो सिर्फ़ आप लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने समिट पूरा किया है, कि ऊपर से दिखता क्या है? व्हाट्स देयर? मतलब लाइक हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि शायद ऐसा होगा। अ, ऊपर से अगर देखेंगे तो मतलब मैं अपने लिए तो जन्नत बोलूँगी कि मुझे जन्नत दिखाई देता है। और दूसरा ये है कि मेरा जो हमेशा बचपन से जो हमेशा मेरा सपना हुआ करता था आसमान को छूने का और पायलट बनने का सपना जो पूरा नहीं हो चुका, हुँ, तो कहीं न कहीं वो आसमान छूने जैसा ही मुझे लगता था कि मैंने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी को फ़तह करके और जो सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिली है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी मिली अपना देश का झंडा फहराते हुए। ओके। ऐसे दिखता क्या है? लाइक वो इतने टॉप से, इतनी हाइट से क्या दिखता है? नीचे बस पहाड़ियाँ व्हाट नीचे इज़ मतलब आपको व्हाट बहुत काइंड ऑफ व्यू इट इज़? छोटे-छोटे कैंप दिखेंगे, ग्लेशियर दिखेंगे, छोटे-छोटे पहाड़ दिखेंगे। आपके आज जो मतलब दिन के टाइम पे आपको सन दिखेगा, वो भी इतना पास से दिखेगा, इतना सुंदर व्यू दिखता है। ओके। तो क्या दोबारा कभी लाइफ में और अगर चांस मिले तो क्या आप फिर से माउंट एवरेस्ट के लिए जाओगे या फिर माउंटेनियरिंग में, और कौन से आपके टारगेट हैं? मैं मतलब मेरा मतलब सपना है, ड्रीम है कि मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँ। अगर मुझे डेफ़िनेटली अगर स्पॉन्सर या फंडिंग मिल जाती है, तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर माउंटेनियर का सपना होता है, बार-बार जाएँ, जाने का। बार-बार जाएँ। ओके। यहाँ मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि ठीक है आपने समिट पूरा किया, लेकिन जो फिज़िकल चैलेंजेज़ होते हैं, वो भी तो बहुत सारे होते हैं, लाइक फ्रॉस्ट बाइट हो जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या-क्या फेस करना पड़ा आपको इस पूरे, और आपका तो वैसे भी 2 चक्कर लग गए एक तरीके से एक ही बार में। तो क्या-क्या फिज़िकल चैलेंजेज़ आपके सामने आए? जैसे माउंटेनियरिंग में ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हेल्थ इश्यू का भी प्रॉब्लम आ जाता है। कभी एएमएस जिसको हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, वो सिम्पटम्स हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। लेकिन मेरे माउंट एवरेस्ट की जर्नी में मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया था और वो मुझे हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में। जब मैं सबमिट करके वापस नीचे आ रही थी, तो कैंप 2 में पहुँचने के बाद मैं अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जब मैंने देखा कि मुझे पेन हो रहा है, मेरे लेफ्ट फुट में जो 5 फिंगर्स है, में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। तो जब मैंने देखा कि मुझे पेन हो रहा है तो मैंने मतलब फर्स्ट स्टेज में चल रहा था और फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है कि रेड होना शुरू हो जाता है। तो लाइक मैं समझ गई थी कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट होने लग गया है और मैं काफ़ी डर गई थी क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी इंसान को आपके फ्रॉस्ट पैरों में? हाँ, ओके। तो जब किसी इंसान को फ्रॉस्ट बाइट होता है तो उसको पता होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हाँ, उसको हाँ, काटना वो पड़ता है। पार्ट ही काटना पड़ता है। ओके। चलिए अब एक छोटा-सा हम रैपिड फायर राउंड भी लेंगे, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी और उन क्वेश्चंस का आप या तो वन वर्ड में जवाब दीजिए या शॉर्ट आंसर होना चाहिए, एंड हो सके तो वन सेंटेंस में हो तो बहुत ही अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है कि आइस स्कीइंग और माउंटेनियरिंग
अगर एक को चूज करना हो तो आप किसे चूज करना? मैं डेफिनेटली स्कीइंग को चूज करूंगी, क्योंकि स्कीइंग में आप हिल तो चलो ठीक है, माउंटेनियरिंग की तरह आपको चल के जाना पड़ता है, लेकिन जो डाउन हिल में जो स्की करने में जो मजा आता है ना, वो माउंटेनियरिंग में नहीं, क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाते हैं। ऑलराइट। तो दूसरा सवाल भी मेरा आइस स्कीइंग से जुड़ा ही है। आइस स्कीइंग का एक ऐसा मोमेंट बताइए जब आपका बॉडी बैलेंस कुछ ऐसे बिगड़ा कि आपके मन में आया कि भगवान बस आज बचा ले। ये तो मेरे साथ हर बार होता है, हर बार ऐसा होता है कि मैं गिर ही जाती हूँ। और अगर मैं रिसेंटली अगर मेरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था स्लोवाकिया में, और कंपटीशन के टाइम पे कि मैं इतनी बुरी तरीके से गिरी कि मेरे जो लेफ्ट शोल्डर है उसमें थोड़ा सा लग गया, ओके। दम पलट के ऐसे गिरी, और मुझे ऐसा भगवान मुझे प्लीज बचा लीजिए। ओके। आपका सबसे पसंदीदा जो ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है वो कौन सा है? मेरे जो मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं दो बता सकती हूँ, एक केदारकांठा और एक हरकी-डून। And उससे why? मतलब काफी सुंदर नजारे देखने को मिलता है, Okay. पेड़ पौधे, और काफी व्यू अच्छा मतलब जो सनराइज होता है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। Alright. अगर घूमने की बात हो तो आपको पहाड़, समुद्र क्या ज्यादा पसंद डेफिनेटली पहाड़, क्योंकि पहाड़ों में ही मेरी सारी जिंदगी बीत चुकी है, तो डेफिनेटली पहाड़। है? समुद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं? समुद्र में मैंने ज़्यादा पल नहीं बिताए, बट मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि समुंदर भी मैं एक्सपीरियंस करूं। ओके। एक शब्द या फिर एक सेंटेंस में एवरेस्ट यात्रा को डिफाइन कीजिए। एवरेस्ट यात्रा को एक वर्ड में तो मैं शिखर बोलूंगी। अगर मैं सेंटेंस में बताना चाहूँ तो जीवन और मौत के बीच तिरंगा की सबसे ऊंची उड़ान। ग्रेट। एज पर यू इन इंडिया एडवेंचर स्पोर्ट्स में आइस स्कीइंग के बारे में लोग कितना जानते हैं, इसे जरा परसेंटेज में बताइए। आइस स्कीइंग आइस स्कीइंग मतलब अगर हम विंटर स्पोर्ट्स के बारे में बताएं तो बहुत कम लोगों को ज़्यादा, मतलब कम लोगों को पता है। अगर परसेंटेज में बोलो तो 10%। एज पर यू किसी भी माउंटेन एक्सपेडिशन के दौरान एक माउंटेनियर के दिमाग में क्या चलता है ऑन एन एवरेज? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में तो ये चलता है कि मैं जिंदा वापस लौट के आ जाऊं। ओके। आप ही गए। माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान जो शेरपाज आपके साथ चलते हैं, उनको एक शब्द में डिफाइन कीजिए एंड ऑल्सो गिव द रीजन व्हाई। वो हमारे लिए देवदूत होते हैं, क्योंकि वही हमारा ख्याल रखने वाला, मतलब एक बड़ी की तरह होता है। क्या शेरपाज के बिना पॉसिबल ही नहीं है माउंट एवरेस्ट चढ़ पाना? अ, वैसे तो देखा जाए तो नेपाल गवर्नमेंट परमिट मतलब परमिट नहीं करती है कि आप बिना विदाउट शेरपा शेरपा कंपल्सरी है। ओके। किसी एक्सपेडिशन के दौरान आप अपने घर के खाने को कितना मिस करते हो, और जब आप वापस लौट जाते हो या लौटे हो तो आपने क्या डिमांड की घर पे कि मुझे ये खाना है? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? अ, किसी भी एक्सपीडिशन पे अगर जाओ ना, तो मैं सबसे ज्यादा खाने को जो मिस करती हूँ वो है मेरा घर का खाना, स्पेशली क्योंकि राजमा चावल और कड़ी भात, वो मुझे मैं बहुत मिस करती हूँ। ओके। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर। आपको आपका आगे का सपना क्या है? आप क्या कंटिन्यू करने वाले हो आगे? आगे मैं चाहूंगी कि मैं डेफ ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए। ऑलराइट, मतलब कोशिश जारी रहेगी। ओके। चलिए, अब कुछ और थोड़े से क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन है, फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग कहीं पहाड़ में चढ़ रहे होते हैं, जैसे अगर माउंट एवरेस्ट ही बोलो या कोई भी ऐसी ऊंची चोटी पर चढ़ रहे होते हैं, आप लोग खाते क्या हो, खाते पीते क्या हो? व्हाट इज द डाइट एट दैट टाइम? बेस कैंप में, और या तो हम कैंप 1 की बात करो तो वहाँ पे हमें एक प्रॉपर खाना मिल जाता है, जो जैसे हमें खाना चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो कुक होते हैं वो अवेलेबल इंडियन होते हैं। फूड? हाँ, इंडियन फूड। अगर हम नेपाल में अगर हम हाँ। एक्सपीडिशन पे जा रहे हो तो नेपाल और इंडिया मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, तो वहाँ पे हमें इंडियन फूड भी मिल जाता है। और जैसे हम, डाइट खाने का तो आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता होगा ना, लाइक कैलोरी इनटेक एंड ये सब चीजें। हाँ मतलब अगर जैसे कि मैं अगर हम जैसे इंडियन लोग जो है बहुत ही सिंपल खाना प्रिपेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि वो ही हमारे लिए एनर्जी होता है, राइट। तो हमें नेपाल में मतलब लाइक वहाँ पे एक्सपीडिशन में हमें इंडियन खाना प्रॉपर तरीके से मिल जाता था। लेकिन अगर जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड में जैसे जाते हैं, आप अफ्रीका में थे, किलिमंजारो के आपने वहां पे आप लोग का हाँ अगर हम जैसे मैं अगर अफ्रीका की बात करूँ या फिर यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे हमें इंडियन खाना तो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। लंच वाली बात है।
अच्छा, चलिए अब ये बताइए ज़रा मुझे कि जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, सुन रही हैं एंड स्पेशली उनको भी अगर आपकी तरह किसी तरीके का कोई माइनर फिजिकल डिफेक्ट मैं बोलूँगी अगर है ना? तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग रखें? क्योंकि येस बुलिंग, ट्रोलिंग ये सारी चीज़ें तो बहुत होती हैं हाँ, है ना? राइट। बिकॉज़ बहुत लोग आज भी इन चीज़ों को नहीं समझते। तो व्हाट वुड यू से देम? मैं यही कहना चाहूँगी कि ना सपने देखना बहुत मतलब देखना चाहिए जिन और जो भी आप सपने देख रहे हो उसको पूरा करने की ठान लेना चाहिए। और जैसे मैंने मतलब इतनी जो बर्फ की जो चादर को पार करके इतनी ऊंचाइयों को मैंने छुआ है, तो उसी तरीके से भी आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और लाइक जो भी चैलेंजेस है वो अप डाउन होती रहती हैं, बट उसको फेस करना चाहिए। और यही है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अपने शरीर की नहीं बल्कि अपने दिल की और हिम्मत की सुननी चाहिए। ओके, ये जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, चाहे वो आपका स्कीइंग का सफ़र रहा हो अब तक का या माउंटेनियरिंग का सफ़र रहा हो, इसने आपको क्या सिखाया? लाइक आपको कैसे चेंज किया? आपने क्या सीखा? आप अपने आप में क्या चेंज देखते हो? अ, मैं अगर मेरी कुछ कमजोरियां भी है जिससे मैं कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, राइट? तो मुझे इस फील्ड में ये सिखाया कि मैं अपनी कमजोरियों से लड़ सकती हूँ। मतलब मैंने साबित किया है कि अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ना है, राइट? और मेरी जो जो भी कमजोरियां हैं वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, वो आपकी सबसे बड़ी आज ताकत बन चुकी हैं और ये होना भी चाहिए बिकॉज़ कमज़ोरियाँ हम सभी की होती हैं। लास्टली मुझे एक कुछ ऐसा मंत्र बताइए या एक कोट बताइए, जिसने आपको अक्सर मोटिवेट किया है या फिर कोई इंसान जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया? मंत्र जैसे कि मैं जब भी कभी मतलब लाइफ में हर इंसान लो फील करता ही है, राइट? किसी ना किसी वजह से। तो जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा एक चीज आता है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। क्योंकि अगर आप मन से हार गए हैं तो आप हार मान चुके हो। और अगर आप मन से मतलब जीत की ठान ली तो फिर आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। दैट्स सो नाइस। तो आपने सुना अमीषा चौहान को और उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी जर्नी को। और यस अमीषा आपने बिल्कुल सही कहा कि सारा खेल मन का है। आपने अगर मन ही मन ठान लिया है, जैसे आपने ज़रूर ठान लिया होगा और आगे भी जो आपकी ड्रीम्स हैं उनके लिए आपने सोचा हुआ होगा, तो वो ज़रूर पूरा होते हैं। सारा खेल मन का है। आई होप कि आपको ये जो पॉडकास्ट है हम हमारा ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत कुछ नया आपको जानने को मिला होगा क्योंकि अमीषा से मैंने तो बहुत कुछ आज नया जाना है। I hope आपने enjoy किया होगा. If yes, then please like the video and subscribe to my channel. Thank you so much, Amisha. थैंक यू। Thank you.